नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम भक्ति काल के अंतर्गत सूफी काव्य से संबंधित विगत परीक्षाओं में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे। इसके साथ ही इन ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो मित्रों, इन दिनों अगर देखा जाए तो बिल्कुल जो प्रश्नोत्तरी का सिलसिला है जारी है, क्योंकि सारे कोर्स को मैंने बहुत पहले ही कंप्लीट करा दिया था और अब धीरे धीरे हो सकता है आपकी एग्ज़ाम की डेट भी आ जाए। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आप सबकी तैयारी जो है पूर्ण हो चुकी होगी। तो आपको अधिक से अधिक समय प्रश्नोत्तरी पर देना चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए अब मैं भी थोड़ा सा प्रश्नोत्तरी पर काम कर रहा हूँ। तो इससे 3 फायदे हैं। पहले तो जो नए भाई हैं उनको ये आइडिया मिल जाएगा कि प्रश्न किस प्रकार से और कैसे बनते हैं। जो पुराने साथी भाई बहन मित्र तैयारी कर रहे हैं उनको अपनी तैयारी को परखने में मदद मिलेगी कि किस प्रश्न में कौन सी गलती हो रही है और अभी किस क्षेत्र को हमें कवर करना है। और तीसरी बात क्या है कि इससे जो है एक अंदाज़ा लगेगा कि हम अपने स्कोर को कितना कर पा रहे हैं। तो इसलिए सभी भाई बहन विश्वास करके आप लोग प्रश्नोत्तरी में भाग लीजिए, अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करिए और वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा भी आपको लाभ पहुंच जाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाएं। तो चलें, ज़्यादा समय ना गंवाते हुए हम लोग अपनी विषय वस्तु पर आ रहे हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, सूफी काव्य भाग 5। पहला प्रश्न है कि प्रेम मार्गी कवि नहीं है। कहने का आशय है कि इन 4 विकल्पों में से एक ऐसे कवि हैं जो कि प्रेम मार्गी के अंतर्गत नहीं आते हैं। विकल्प बता रहे हैं सूरदास, विकल्प बी मलिक मोहम्मद जायसी, विकल्प सी मुल्ला दाऊद या फिर विकल्प डी मंझन। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि मलिक मोहम्मद, मुल्ला दाऊद और मंझन ये तीनों लोग तो बिल्कुल प्रेम मार्गी कवि हैं, लेकिन सूरदास जी प्रेम मार्गी कवि नहीं हैं। बल्कि सूरदास जी की बात करें तो सगुण के अंतर्गत किचड़ा सरई शाखा के अंतर्गत आने वाले कवि हैं, ठीक है ना। जिनकी 3 बड़ी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। बादशाह रस का कोना कोना झाँक आए थे, बादशाह और श्रृंगार वर्णन में बहुत बेजोड़ हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपने सही समझा। प्रश्न संख्या 1 का विकल्प ए सूरदास इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 2 है कि चंदायन के रचयिता हैं, यानी कि जो चंदायन कृति है इसकी रचना किसने की है। विकल्प ए बता रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी ने, विकल्प बी कुतुबन ने, विकल्प सी मंझन ने या फिर विकल्प डी मुल्ला दाऊद ने। तो बिल्कुल चंदा दीजिए, दीजिए कौन, दाऊ है ना, दाऊद। मुल्ला राम के नाम पे चंदा दीजिए, यानी कि मुल्ला दाऊद राम कुमार वर्मा जी ने, है ना। ये बात करेंगे तो 1379 ईस्वी में लिखी गई रचना है और राम कुमार वर्मा जी ने इसे सूफी प्रेम का पहला काव्य माना है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो कभी कभी प्रश्न यहाँ से भी बन जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी की तो आप जान रहे हैं पद्मावत की बड़ी प्रसिद्ध रचना है, 1540 में रची गई है, 57 इसमें खंड है, उत्प्रेक्षा प्रिय अलंकार है। कुतुबन वन में कौन रहता है, मृग फार मृगावती। और मृगावती की बात करेंगे तो कहीं कहीं आपको 1501 मिलता है और ज़्यादातर जगह पर आप देखेंगे तो बिल्कुल, है ना, कुतुबन की जो मृगावती है वो 1503 ईस्वी में लिखी गई है। ये ज़्यादा जगह मिलता है और यही प्रमाणित भी है कि 1503 में, ठीक है ना। मंझन की बात करते हैं तो मंझन मधुमालती, मंझन की रचना कौन सी है, मधुमालती, 1545 में। और जब हम लोग इसको पढ़े तो हमने बताया था कि माझा में क्या मिलता है, मधु मिलती है ना। 15 की कितनी बोरी 45 ग्राम, 15 की 45 ग्राम क्या मिलती है, मधु मिलती है। और मुल्ला दाऊद का चंदायन अभी आपने देखा है 1379 में। तो इन सबको भी थोड़ा सा देखते हुए चलना है। फिलहाल संख्या 2 का विकल्प डी मुल्ला दाऊद इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3 है कि पद्मावत है। कहने का आशय है कि इन विकल्पों में अगर देखा जाए तो पद्मावत किस प्रकार की रचना है। विकल्प ए त्रासदी है, विकल्प बी मुक्तक है, विकल्प सी गेय काव्य या फिर विकल्प डी है आत्मवक्तव्य है। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। पद्मावत की बात करें तो सबसे पहले जानिएगा कि एक प्रबंध काव्य है और एक त्रासदी काव्य है, इसे भी ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है ना। तो प्रबंध काव्य है और एक त्रासदी काव्य से माना गया है। तो प्रश्न संख्या, है ना, 3 का विकल्प ए एक त्रासदी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4 है कि कहरनामा किसकी रचना है। विकल्प ए मुल्ला दाऊद की, विकल्प बी सूरदास की, विकल्प सी कुतुबन की या फिर विकल्प डी जायसी की। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। कहरनामा रचना जो है जायसी की है। इसके अलावा कहरनामा, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, कहरनामा और मसलनामा, ये सब रचनाएं जो हैं बिल्कुल जायसी जी की है। इसे ध्यान में आप रखिएगा। तो अगर बात करें मोटी माटी तो सूफी काव्य से संबंधित ढेर सारी जानकारी आप लोग रखते हैं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत रोचक भी है और सहज भी है।
तो आप लोग ज़्यादातर प्रश्नों को सही कर ले आएंगे, इसलिए ज़्यादा व्याख्या ना करते हुए हम लोग तेज़ी के साथ चलेंगे, ठीक है ना। जहाँ पे व्याख्या की आवश्यकता होगी वहाँ पे कर लिया जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है कि चित्रावली किसकी रचना है? विकल्प ए उस्मान की, विकल्प बी शेख नबी की, विकल्प सी कासिम शाह की, या फिर विकल्प डी नूर मोहम्मद की। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, चित्रावली है ना। चित्रावली चित्र उसका मान लेते हैं, है ना। किसी का फोटो फिगर आदि देख करके आप उसका चित्र मान लेते हैं, है ना। उसका किसका जो आपका ज़्यादा प्रिय होगा उसी का चित्र आप मान लेते हैं। तो चित्रावली उस्मान की रचना है, 1613 ईस्वी में लिखी गई है, इसे ध्यान में रखिएगा। शेख नबी की बात करें तो शेख नबी का ज्ञानदीप एक रचना है। नूर मोहम्मद की अनुराग बासरी, नूर अनुराग अनुराग है ना, नूर है तो अनुराग होगा, अनुराग बासरी। और इनकी एक रचना और आप देखेंगे इंद्रावती, है ना। इंद्रावती नूर है ना। और कासिम का हंस जवाहर रचना है, इसे ध्यान में रखिएगा, जिनमें हंस और जवाहर की प्रेम कथा है। हंस नायक है और जवाहर नायिका है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 5 का विकल्प ए उस्मान इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6 है कि पद्मावत की विधा, अभी आपने देखा कि पद्मावत किस शैली में लिखा गया है, तो आपने देखा था, है ना, कि किस शैली में देखा था। एक नजदीक थी, विधा बता रहे हैं कि बिल्कुल प्रबंध काव्य है, ठीक है ना। तो इसके विकल्पों को देखने की आवश्यकता ही नहीं है। तो प्रश्न संख्या 6 का विकल्प ए प्रबंध काव्य इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7 है कि मधुमालती के रचनाकार हैं, है ना। विकल्प बता रहे मंजन, विकल्प कुतुबन, विकल्प सी जायसी, या विकल्प डी मुल्ला दाऊद। तो बिल्कुल मधु मिलती है कहाँ, बोले सर मंजन में, है ना। कितनी, बोले 15 के 45 ग्राम, यानी कि 1545 में लिखी गई है। किसकी रचना है? मधुमालती मंजन की रचना है ना। अब वन में कौन, बोले सर मृग रहता है, 1503 ईस्वी में। मुल्ला दाऊद, मुल्ला के नाम पर क्या करिए चंदा दीजिए, 1379। जायसी की पद्मावत 1540 में। इसे ध्यान में रखते हुए आपको चलना है। पद्मावत की भाषा अवधी है ना। और पद्मावत की बात करते हैं अगर यहाँ पर विधा की, तो बिल्कुल प्रबंध काव्य है। शैली में देखेंगे तो बिल्कुल आप कह सकते हैं ट्रेजिडिक रचना है, ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 8 है कि अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है, यानी कि अखरावट किसने लिखा है। विकल्प ए मलिक मोहम्मद जायसी, विकल्प बी कुतुबन, विकल्प सी मंजन और विकल्प डी है उस्मान। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि जो पद्मावत, अखरावट, कहरनामा, मसलनामा, कान्हावत, है ना, इसको सब लिखने वाले बिल्कुल विकल्प ए मलिक मोहम्मद जायसी इज राइट आंसर। कुतुबन का मृगावती है, उस्मान का चित्रावली है, मंजन का मधुमालती है। 15 के 45 में मधु, यानी कि 1545 में। कुतुबन वन में, है ना, 1503। उस्मान 1603 में। चित्रावली उसका चित्र मान लेते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपने सही समझा। प्रश्न संख्या 8 का विकल्प ए मलिक मोहम्मद जायसी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9 है कि भक्तकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है। इनमें एक विशेषता गलत है। पहला है कि इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान तथा विदेशी थे, ये गलत है, बिल्कुल यही पहले ही आपको मिल गया, है ना। दूसरा है कि इस काव्यधारा के सभी कवि हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है, तो बिल्कुल सही है। इस काव्यधारा में कवियों ने अवधी और राजस्थानी रचनाएं, है ना, अवधी और राजस्थानी भाषा में रचनाएं की हैं, सही है। इस काव्यधारा में कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे हैं, तो ये भी सही है। बिल्कुल आपने सही समझा। प्रश्न संख्या 9 का विकल्प ए, है ना, कि इस काव्यधारा में सभी कवि मुसलमान और विदेशी थे, ये गलत है, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 9 का विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10 है कि निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की है। अगर विकल्प की बात की जाए तो इनमें से कौन से कवि हैं जिसने केवल अवधी भाषा में लिखा है। विकल्प ए कबीर, विकल्प बी सूरदास, विकल्प सी तुलसी और विकल्प डी है जायसी। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। कबीर की भाषा का तो पता ही नहीं, सदुकड़ी भाषा, पंचमेल भाषा, है ना, बाड़ी का डिक्टेटर, संत भाषा। लेकिन सूरदास की भाषा देखेंगे तो अवधी और ब्रज भाषा दोनों का प्रयोग इन्होंने किया है ना। हालांकि ब्रज भाषा इनकी ज़्यादा है। तुलसी जी अवधी और ब्रज भाषा दोनों प्रयोग किए हैं। लेकिन जायसी, प्रश्न संख्या 10 का विकल्प डी जायसी इज राइट आंसर। जायसी जी ने केवल और केवल अवधी भाषा का प्रयोग किया है। संख्या 11 है कि रजतुल हकायक के रचयिता हैं। अब देखिए भाई, रजतुल हकायक, है ना, कभी कभी क्या हो जाता है, कोई व्यक्ति हकाबक हो जाता है, हकाबक हो जाता है, एकाएक हो जाता है। कब? बोले सर जब नूर को देख लेता है। तो नूर फार नूर मोहम्मद की रचना, इसे ध्यान में रखिएगा। विकल्प ए शेख नबी की बात करें, शेख नबी की रचना है ज्ञानदीप। कासिम की हंस जवाहिर है। उस्मान की चित्रावली है ना, 1613 में लिखी गई है। तो ये सबको दिमाग में थोड़ा सा बैठाते हुए आपको चलना है। और मित्रों, ये चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा कि कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं है जो हिंदी से संबंधित हो और उसमें सूफी कवियों से संबंधित रचनाओं से प्रश्न ना पूछे गए हों, ठीक है ना। तो सूफी जितने भी काव्य हैं और रचनाकार हैं उनको बिल्कुल पढ़िए, उनके पात्रों को पढ़िए, उनके नायक नायिकाओं को पढ़िए। निश्चित रूप से प्रश्न यहाँ से बनता है और आप प्रश्न का स्तर आप देख सकते हैं कैसे कैसे प्रश्न बने हैं। तो बिल्कुल आपने सही समझा कि रजतुल हकायक, किसी को देख करके यकायक, है ना,
हक्का बक्का हो जाता है। कौन? बोले नूर को देख करके। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 12 है कि हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपलब्ध सुनने को मिला था? बिल्कुल सही है कि एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने क्या किया था कि हिंदी भाषा में रचना लिख दी थी, तो मुसलमान कवियों ने उनको बहुत उलाहना दिया था। ठीक है ना। विकल्प ए जायसी, विकल्प बी उस्मान, विकल्प सी शेख नबी, या फिर विकल्प डी नूर मोहम्मद। बिल्कुल नूर मोहम्मद। और नूर मोहम्मद की रचना थी अनुराग बांसुरी। ध्यान में रखिएगा, नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी जब लिखे थे तो मुसलमानों ने खूब उदाहरण दिया था। और इन्होंने एक चीज़ कहा था, हिंदू मक पर पाँव न रखे हो का काजे, है ना। तो ये दिमाग में रखिएगा, वही पंक्ति है। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 12 का विकल्प डी नूर मोहम्मद इज राइट आंसर। उस्मान का चित्रावली, जायसी का पद्मावत, शेख नबी का ज्ञानदीप ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते चलना है। प्रश्न संख्या 13 है कि निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है? विकल्प ए बता रहे दादू दयाल हैं, विकल्प बी हरिदास है, विकल्प सी गरीदास, विकल्प सी सुंदरदास। तो बिल्कुल निरंजन कौन है? बोले हरि का दास जो होता है निरंजन होता है। तो बिल्कुल निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हरिदास हैं। और यही हरिदास हैं जिनके अकबर के दरबार में एक तानसेन स्वामी रहते थे। वो तानसेन जो थे प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे और इनके शिष्य थे। इसे भी ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 14 है कि सुमिलित करना है रचनाओं को उनके रचना काल से के संबंध में। ठीक है ना। तो एक रचना एक तरफ देख रहे हैं, दूसरी तरफ रचना काल देख रहे हैं। चंदा 1379 ध्यान में रखी गई। मृगावती मृग वन में रहता है ना, कुतबन की रचना है 1503 में। मधुमालती मंजन माझा में मधु मिलती है 15 के 45 ग्राम। और पद्मावत कितना? बोले 40 कदम। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं ABCD यही इसका क्रम ही है, इसी के हिसाब से इसको मिला दीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो प्रश्न संख्या 14 का अगर देखा जाए तो इस पर एक कूट दिया गया होगा और कूट के हिसाब से 1 2 3 4 5 4 की बात करें तो विकल्प बी इज राइट आंसर। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 15 है कि अनुराग बांसुरी के रचयिता कौन है? अभी आपने देखा है कि अनुराग बांसुरी से क्या निकलता है? नूर निकलता है। नूर फार नूर मोहम्मद की रचना है। अब नूर निकलने का मतलब है कि आपको छोटा मोटा एक क्लू देते हैं, मिर्च मसाला देते हैं, जिसको लगा करके आप रचना को अगर दिमाग में बैठाएंगे तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में बैठी रहेगी और कभी कोई मिस कन्फ्यूजिंग नहीं होगा। ठीक है ना। तो अनुराग बांसुरी से नूर निकलता है, नूर मोहम्मद की रचना है। शेख रहीमदास जी का जान रहे हैं, मदनाष्टक है ना, वरवै नाई का भेद है ना, दोहावली, कासिम का हंस जवाहिर है और मुल्ला दाऊद का चंदायन है। इसे भी आप ध्यान में रखते चलिएगा। प्रश्न संख्या 16 है कि निम्नलिखित कवियों में से किसने प्रेमाखानक काव्य की रचना नहीं की है? एक कवि ऐसे हैं जिन्होंने प्रेमाखानक काव्य रचना नहीं लिखा है। विकल्प मुल्ला दाऊद का तो चंदायन है, विकल्प मलिक मोहम्मद जायसी की तो बिल्कुल पद्मावत से लेकर के ढेर सारी रचनाएँ हैं। विकल्प सी उस्मान, बिल्कुल उस्मान का चित्रावली है 1613 में लिखा गया है। अब्दुल कादिर जिलानी की बात करें तो बिल्कुल इन्होंने प्रेम काव्य नहीं लिखा है। प्रश्न संख्या 16 का विकल्प डी अब्दुल कादिर इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17 है कि निम्नलिखित काव्यांश में विरह की किस दशा का वर्णन है ना, यानी कि विरह की किसी दशा का वर्णन इन्होंने किया है कि यह तन जरो मस्करो लिखो राम का नाम, है ना। तो यह तन जरो मस्करो पवन उड़ाए, अमुक ते ही मारग उड़ परे कंत धरे मह जह पाँव, है ना। तो बिल्कुल कह रहे हैं किस प्रकार का देखा जाए इसमें किस प्रकार की विरह की दशा का वर्णन है कि यह तन जरो, इस शरीर को जरा करके राखी कर दो, राख करके पवन उड़ा ले जाओ, और मुख ते ही, है ना, मुख है ना, देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार है, ते ही मार्ग पर उस मार्ग पर भेज दीजिए जहाँ पर कंत जो है अपने पाँव को रखते हो। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। विकल्प ये कह रहे हैं अभिलाषा, विकल्प बी उद्योग, विकल्प उन्मास, विकल्प डी स्मृति। तो अपन की अभिलाषा है, अभिलाषा है। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि इच्छा है कि शरीर के, है ना, दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो प्रश्न संख्या 17 का विकल्प ये अभिलाषा इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18 है कि कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित काव्य में हुआ है। विकल्प ए अखरावट में, विकल्प बी आखिरी कलाम, विकल्प सी पद्मावत, या फिर विकल्प डी किसी में नहीं। तो देखिए जो कयामत का वर्णन होता है ना आखिरी में होता है, आखिरी, चाहे जो चीज़ें हों, व्यक्ति का जो कयामत होता है आखिरी में होता है ना। चाहे व्यक्ति के जीवन को ले लिया जाए, मरते समय व्यक्ति देखिए कयामत ढा जाती है। क्रिकेट वगैरह चलता है तो अंतिम उम्र देख रहे होंगे कयामत आ जाती है। तो बिल्कुल अंतिम समय पर कयामत आती है और आपकी तैयारी भी जब अंतिम समय पर पहुंच जाएगी ना तो बिल्कुल आप भी कयामत ढाएंगे। आखिरी कलाम कयामत ढाएंगे आखिरी में, और आपका 5-5 10 जगह सिलेक्शन होगा। आप केवल रिजाइन देंगे। ठीक है ना। जीवन का यही सार है, जब नहीं मिलेगी तो कहीं नहीं मिलेगी, और जब मिलेगी तो ढेर सारी नौकरियां मिलेंगी। ठीक है ना। तो बिल्कुल क़यामत का वर्णन आखिरी कलाम इज राइट आंसर। और आखिरी कलाम
पद्मावत अखरावत किसकी रचनाएं हैं? सभी रचनाएं किसकी हैं? जायसी की हैं। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 19 है कि मोहिका हंसे कि हंसे कुम्हार रही, किसने कहा है? विकल्प ए केशवदास ने, विकल्प बी तुलसीदास ने, विकल्प सी जायसी, या फिर विकल्प डी सूरदास ने वल्लभाचार्य से। तो बिल्कुल सही है कि जायसी जी ने कहा था, शेरशाह से कहा था, क्योंकि ये काने और कुरूप थे। तो शेरशाह सूरी ने इनको देख करके हंसा था, तो उसके ऊपर इन्होंने कहा था कि वो का हंसे कि हंसे तुम्हारा, मेरे ऊपर हंस रहे हो कि जो मुझे बनाने वाला कुम्भकार है, ईश्वर है, उसके ऊपर हंस रहे हो कि भाई हमारी शक्ल सूरत हमने तो बनाई नहीं है, ईश्वर ने बनाया है, तो आप मेरे ऊपर हंस रहे हो या फिर बनाने वाले के ऊपर हंस रहे हो। इसको सुन करके शेरशाह बहुत लज्जित हुए थे। ठीक है ना, तो बिल्कुल आपने सही समझा। प्रश्न संख्या 19 का विकल्प सी जायसी ने शेरशाह से कहा था। ठीक है। प्रश्न संख्या 20 है कि हिंदी का प्रथम सूफी कवि कौन है? विकल्प ए कह रहे हैं मुल्ला दाऊद, विकल्प बी जायसी, विकल्प सी मुल्ला वज़ई, विकल्प डी है कुतुबन। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। प्रथम की बात आती है तो मुल्ला दाऊद इज राइट आंसर, जायसी का पद्मावत, मुल्ला दाऊद का चंदायन, मुल्ला वज़ई का सब रस, कुतुबन का मृगावती। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 21 है कि अनहलक मैं ही ब्रह्म हूँ, अनहलक का मतलब होता है मैं ही ब्रह्म हूँ की घोषणा की है, किसने की? विकल्प ए जायसी ने घोषणा किया, विकल्प ये कह रहे हैं कि जायसी ने घोषणा किया, विकल्प भी बता रहे हैं मंसूर ने, विकल्प से मीर खुसरू, विकल्प डी कबीर ने। तो देखिए मंसूर ने कहा माँ से मंसूर, माँ से मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसी घोषणा किसने किया? मंसूर ने। तो प्रश्न संख्या 21 का विकल्प बी मंसूर इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 22 है कुतुबन के गुरु का नाम था, विकल्प ए सैयद अशरफ, विकल्प बी दामोद, विकल्प सी गुल मेहदी बुरहान और विकल्प डी है शेख बुरहान। तो बिल्कुल सही समझिएगा। देखिए मेहदी भी हैं, मेहदी बुरहान और शेख बुरहान। तो बिल्कुल कुतुबन के जो गुरु थे वो शेख बुरहान इज राइट आंसर। ठीक है, प्रश्न संख्या 22 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 23 है कि सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार, विकल्प की बात करें तो वक्रोक्ति, विकल्प बी समासोक्ति, विकल्प सी अनुप्रास, विकल्प डी है श्लेष्ठ। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि जो सूफी कवि थे उनका सबसे प्रिय अलंकार था समासोक्ति। और समासोक्ति अलंकार का मतलब होता है कि प्रस्तुत के साथ आप प्रस्तुत का भी एक अर्थ दे, एक भाव व्यक्त करें। आप प्रस्तुत कह रहे हो लेकिन उसका एक अर्थ आप प्रस्तुत के लिए भी निकले। जैसे हमने एक पंक्ति बताई थी जब अलंकार की प्रश्नावली हम लोग कर रहे थे, तो एक पंक्ति हमने बताया था कि यही नैहर रहना दिन चारी, इस नैहर में है ना 4 दिन रहना, इसके बाद ससुराल जाना है। तो एक अर्थ तो बिल्कुल नागमती पद्मावती के पक्ष में यह है कि इस नैहर में रहना है दिन 4 दिन के लिए, और दूसरा इसका अप्रस्तुत अर्थ यह भी है कि संसार में 4 दिन रहना है, इसके बाद परमात्मा के पास ऊपर जाना है। तो घुमा फिरा करके यही समासोक्ति का लक्षण होता है और सूफियों को बड़ा प्रिय था। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 23 का विकल्प भी समासोक्ति इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 24 है कि रसरत्न के रचयिता हैं, विकल्प ए जान कवि, विकल्प बी पोकर, विकल्प सी शेख नबी और विकल्प डी है शेख निसार। तो देखिए रस रत्न है तो फूंक कर पीजिए, है ना। कोई रस अगर आपको मिल जाए तो भैया उसको फूंक कर पीजिए। फूंक कर माने फूंक कर। ठीक है, चलिए। शेख नबी की ज्ञानदीप है, शेख निसार का यूसुफ जी लिखा है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। आगे है प्रश्न संख्या 25, इनमें से कौन सी कृति जायसी की अक्षय कीर्ति के आधार पर रची गई है, इनकी अक्षय कीर्ति मानी जाती है? विकल्प पद्मावत, विकल्प बी अखरावत, विकल्प सी आखिरी कलाम, विकल्प डी उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। जायसी की पद्मावत जो है ये अक्षय कीर्ति के आधार पर रची गई है। 1540 में लिखा गया है। 57 इनमें खंड हैं, उत्प्रेक्षा प्रिय अलंकार है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 26 है कि सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है, यानी कि सूफी काव्य पद्धति पे अंतिम ग्रंथ कौन सा लिखा गया? विकल्प ए यूसुफ जी लिखा, विकल्प बी पद्मावत, विकल्प सी मृगावती, विकल्प डी है इंद्रावती। तो ध्यान में रखिएगा, अंत में इंद्रावती नगरी में जाना है ना। सूफियों को अंत में इंद्रावती नगरी जाना है, अंतिम इंद्रावती। इंद्रावती किसकी है? नूर मोहम्मद की है, ध्यान में रखते हुए चलना है। संख्या 27 है कि कुतुबन की रचना कौन सी है? अब कुतुबन वन में क्या रहेगा? बोले सर मृग रहता है, तो मृगावती इनकी रचना है। चंदायन की मुल्ला दाऊद चंदायन की रचना है। सत्यवती कथा ईश्वर सत्य है, ईश्वर एक है, सत्य है, यानी कि 1501 में लिखा गया, ईश्वर दास की रचना है। पद्मावत जायसी का और 1540 में लिखा गया ग्रंथ है। तो बिल्कुल आपने सही समझा, कुतुबन की रचना है, विकल्प ए मृगावती इज राइट आंसर। मृग वन में रहता है ना, विषय से पकड़िएगा। प्रश्न संख्या 28 है कि पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? विकल्प बता रहे हैं ब्रज भाषा में लिखा गया, विकल्प बी मैथिली भाषा, विकल्प सी अवधी या फिर अपभ्रंश। तो बिल्कुल सही समझा कि पद्मावत की बात करते हैं तो जायसी ने केवल अवधी भाषा का प्रयोग ही किया है,
है ना। तो बिल्कुल जायसी की रचना है, तो विकल्प सी अवधि इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 29 है कि पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है। और देखिए प्रतीक को लेकर भी प्रश्न पूछा गया, तो प्रतीकों को भी आपको याद रखना होगा, ठीक है ना। विकल्प बता रहे हैं मन, विकल्प बी बुद्धि, विकल्प सी अहंकार, विकल्प डी हृदय। तो देखिए पास है पद्मावत में रत्नसेन, सेन रत्नसेन मन, मन का प्रतीक है। बुद्धि की बात अगर हम लोग करते हैं तो बुद्धि, बुद्धि पद्मावती का, हृदय सिंघलदीप का है प्रतीक, ध्यान में रखिएगा। और इसके सभी प्रतीकों को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। एक तरफ पात्र देख रहे हैं, दूसरी तरफ उनके प्रतीक को आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, पात्र और प्रतीक। देखिए 14 भुवन मानव पिंड, मानव पिंड मानव का शरीर, और 14 भुवन की, है ना, पात्र 14 भुवन है, मानव का प्रतीक मानव पिंड। चित्तौड़ शरीर है, चित्तौड़ को शरीर। रत्नसेन मन, सेन मन। सिंघलदीप हृदय है। पद्मावती बुद्धि है। तोता हीरामन तोता गुरु है। नागमती भोग विलास यानी संसार का प्रतीक है। इसे ध्यान से रखिएगा, और ये प्रतीक जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 30 है कि मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंधात्मक काव्य का क्या नाम है। इन्हीं की सबसे प्रसिद्ध प्रबंध काव्य कौन सा है। विकल्प ए बता रहे हैं मृगावती, विकल्प बी पद्मावत, विकल्प सी मधुमालती, और विकल्प डी है परमाल रासो। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मलिक मोहम्मद जायसी की जो प्रसिद्ध कृति है, प्रबंधात्मक है, एक ट्रेजेडी है, बिल्कुल पद्मावत इज राइट आंसर। मृगावती वन में, है ना, कुतबन का है। मधु मांझा में मिलती है, मंझन की रचना है, 1545 में लिखी गई है। परमाल रासो, परमाल निक है जग में पार जगनिक की रचना है, ये ध्यान में रखिएगा, आदिकाल की रचना है, ठीक है। बिल्कुल आपने सही समझा। प्रश्न संख्या 30 का विकल्प बी पद्मावत इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 31 है कि सूफी मुक्तक काव्य के प्रथम रचयिता इनमें से कौन सा कवि था। यानी कि सूफी के मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता कौन है। विकल्प मुल्ला दाऊद, विकल्प बी अमीर खुसरो, विकल्प सी शेख है फरीद, और विकल्प डी है कुतुबन। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि सूफी में मुक्तक काव्य की रचना सबसे पहले आमिर खुसरो। तो प्रश्न संख्या 31 का विकल्प है बी आमिर खुसरो इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 32 है कि सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ है जिसका नाम है इंद्रावती, किसके इसके रचनाकार हैं, है ना, इंद्रावती की। तो हमने बताया था इंद्रावती नूर है ना। जायसी का पद्मावत, कासिम शाह का हंस जाहिर, मंजन का मधुमालती, और नूर मोहम्मद की बात करते हैं तो इंद्रावती नूर है। और ये अनुराग की बांसुरी से नूर निकलता है, ध्यान में रखिएगा। और अभी आपने देखा था रजतुल हकायक, है ना, एकाएक क्या होता है, बिल्कुल नूर देखिए तो एकाएक व्यक्ति हक्का बक्का हो जाता है। तो सारी चीज़ों को बिल्कुल क्लू की सहायता से बैठाएंगे तो निश्चित रूप से इस प्रश्न को आप सही बना पाएंगे। तो प्रश्न संख्या 32 का इंद्रावती, है ना, के जो रचनाकार हैं विकल्प डी नूर मोहम्मद इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 33 की बात करें, प्रश्न संख्या 33 है कि मृगावती के लेखक हैं, यानी कि मृगावती की रचना किसने की है। विकल्प ए मंजन, विकल्प बी कुतुबन, विकल्प सी जायसी, विकल्प डी है नूर मोहम्मद। तो मृग कहाँ रहता है, बोले सर मृग तो वन में रहता है। वन फार कुतुबन की रचना है। मंजन मधु में, मधु कहाँ मिलती है, माझा मिलती है। तो मधुमालती 15 की 45 ग्राम 1545 में, जायसी का पद्मावत 40 में, नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी, है ना, रजतुल हकायक, और कौन इंद्रावती, ठीक है। चलिए तो बिल्कुल आपने सही समझा कि मृग वन में फार कुतुबन इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 34 है कि जायसी किस धारा के कवि हैं। यानी कि जायसी की बात की जाए तो जायसी जी किस काव्य धारा के अंतर्गत आते थे। विकल्प ए कह रहे हैं ज्ञान मार्गी काव्य धारा, विकल्प बी प्रेम मार्गी काव्य धारा, विकल्प सी नाथ पंथी काव्य धारा, और विकल्प डी है रासक काव्य धारा। तो बिल्कुल आपने सही समझा कि जायसी विकल्प बी प्रेमाख्यानक काव्य धारा इज राइट आंसर, है ना। तो प्रेमाख्यानक काव्य धारा के अंतर्गत जायसी जी आते थे, नाथ पंथ ये सब रासक नहीं, ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 34 का विकल्प बी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 35 है कौन सी रचना जायसी की नहीं है। यानी कि इनमें से एक रचना ऐसी है जिसने जायसी ने नहीं लिखा है। विकल्प ए की बात करें मधुमालती, तो मधुमालती मंजन की है। पद्मावत बिल्कुल जायसी का है। आखिरी कलाम जायसी का है। अखरावट भी जायसी जी का है। तो बिल्कुल आपने सही समझा। प्रश्न संख्या 35 का विकल्प ए मधुमालती मंजन की रचना है, जायसी की रचना नहीं है और 1545 में लिखी गई है। तो प्रश्न संख्या 35 का विकल्प ए मधुमालती इज राइट आंसर। संख्या 36 है कि इनमें से जायसी की कौन सी रचना नहीं है। यानी कि इनमें एक रचना ऐसी है जो कि जायसी ने नहीं लिखा है। फिर देखिए विकल्प ए आखिरी कलाम, विकल्प बी अखरावट, विकल्प सी पद्मावती। तो ये तीन तो मिल गया। चित्रावली रचना की बात करते हैं तो चित्रावली जायसी की रचना नहीं है, बल्कि 1613 ईस्वी में लिखी गई ये रचना है उस्मान की। जब भी चित्र देखिए तो उसका चित्र मान लेते हैं,
मानफार उस्मान जी की रचना है। तो प्रश्न संख्या 36 का विकल्प डी चित्रावली इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 37 है कि पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? यानी कि पद्मावत समासोक्ति है। विकल्प ए गणपत चंद्र गुप्त, विकल्प बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विकल्प सी माता प्रसाद गुप्त और विकल्प डी है राम कुमार वर्मा। तो देखिए पद्मावत को समासोक्ति की है ना उपाधि देने वाले या कहने वाले विकल्प बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 38 है कि सूफी प्रेमाख्यान काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी है? यानी कि सूफी में जितने भी प्रेमाख्यान काव्य लिखे गए हैं उनकी भाषा कौन सी है? विकल्प ए अवधि, विकल्प बी ब्रजभाषा, विकल्प सी बुंदेली, विकल्प डी खड़ी बोली। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, विकल्प ए अवधि इज राइट आंसर। ठीक है, प्रश्न संख्या 39 है कि मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि विकल्प ए बता रहे हैं कि जायस गोत्र में पैदा हुए थे, विकल्प बी बताया जा रहा है कि जायस मत को मानने वाले थे, विकल्प सी जायस नामक स्थान के निवासी थे और विकल्प डी है में से कोई नहीं। तो देखिए जायसी को जायसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि विकल्प सी जायसी जायस नामक स्थान के निवासी थे, तो जायस के निवासी होने के कारण इनको जायसी कहा जाता है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 39 का विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 40 है निम्नलिखित पात्रों को उनकी रचनाओं के अनुसार मिलाना है कि कौन सा पात्र किस रचना से संबंधित है। मैना की बात करते हैं तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, है ना, कि मैना किस पात्र की, है ना, चंदायन की थी। ध्यान में रखिएगा, मैना कहाँ की थी? चंदायन की थी और इसके साथ ही लोरिक भी थे। तो मैना कहाँ पहुँच गई? चंदायन के पास। ठीक है, ऋतुपर्ण सत्यवती और ऋतुपर्ण की प्रेम की कहानी है। रुक्मणी की बात अगर आप करते हैं तो बिल्कुल रुक्मणी मृगावती। राघव चेतन की बात करते हैं पद्मावत की। ठीक है ना, हंस जवाहर की बात करते हैं तो हंस जवाहर में हंस और जवाहर, हंस नायक है, जवाहिर जो है इनकी प्रेमिका या नायिका है। राघव चेतन शैतान की बात करते हैं तो पद्मावत में राघव चेतन शैतान है, नागमती है, पद्मावती हैं, रत्नसेन हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सत्यवती और ऋतुपर्ण की कहानी मिलती है ना, सत्यवती कथा में। और बात करते हैं चंदायन में लोरिक हैं, चंदा है, मैना है और मृगावती में बिल्कुल आपने देखा राजकुमार, है ना, ये रुक्मणी और मृगावती के प्रेम की कहानी है। इसे भी ध्यान में आप रखिएगा। और इसका व्याख्यात्मक हल अगर देखेंगे तो बिल्कुल कोड को मिलाएंगे तो निश्चित रूप से आपका जो कोड है वो विकल्प ए सही मिलेगा। ठीक है ना, इसकी व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या में आप रचनाकार, प्रकाशन वर्ष, पात्र सबको देखते हुए चलेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में बने हैं, पूछे भी जा सकते हैं। ठीक है ना, देखिए चंदायन 1379 है ना, मुल्ला चंदा देते हैं, मैना लोर और लोरिक चंदा। सत्यवती ईश्वर सत्य है एक, ईश्वर सत्य है एक पार 1501 में है, ऋतुपर्ण और सत्यवती। ठीक है ना, मृगावती मृग वन में रहता है, वन में 1503 की रचना है। रुक्मणी और राजकुमार है ना वन में मिल रहे हैं मृग के साथ। पद्मावत 40 में जायसी है, राघव चेतन, रतन सेन, पद्मावती और नागवती। हंस जवाहिर 1731 में कासिम की रचना है। हंस जो कि राजा है, जवाहिर एक रानी है। तो इन दोनों के प्रेम की कहानी का वर्णन किया गया है, इसके भी आप देखते हुए चलिएगा। ठीक है ना, प्रश्न 41 है कि जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है, यह कथन किस आलोचक का है? विकल्प बता रहे रामचंद्र शुक्ल, विकल्प बी विजय नारायण शाही, विकल्प सी राम पूजन और विकल्प डी है श्याम मनोहर पांडे। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर। रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था कि जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है और श्रृंगारिक पक्ष गौण है। विजय देव नारायण शाही ने तो इसे एक ट्रेजिडी कह दिया था कि अपने ढंग की अलग ट्रेजिडी है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 41 का विकल्प है रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 42 है कि पद्मावत में पद्मिनी किसका प्रतीक है? विकल्प ये कह रहे हैं साधक की, विकल्प बी शैतान की, विकल्प सी परम सत्ता और विकल्प डी है प्रकृति की। तो पद्मावत में बात करें पद्मिनी, विकल्प सी परम सत्ता की प्रतीक है। परम सत्ता, पास से पद्मावती, पास से प्रतीक, पास से परम सत्ता। ट्रिपल पी को मिला दीजिएगा, पद्मावत, प्रतीक, परम सत्ता इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 43 है कि साधना की 4 अवस्थाएं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध है ना। बिल्कुल, विकल्प कह रहे हैं कि ज्ञान मार्गी साधना से, विकल्प बी सूफी साधना से, विकल्प सी इस्लाम साधना से और विकल्प डी है रीत मुक्त से। तो देखिए ज्ञान में तो ऐसी कोई बातें नहीं है, इस्लाम और रीति इससे मुक्त ही है। बिल्कुल प्रश्न संख्या 43 का विकल्प बी सूफी साधना से इज राइट आंसर। ठीक है ना। अब क्या होता है
इसको हमने जब बताया था तो हमने बता दिया था सतमाह। आप दिमाग में रखिएगा सतमाह। अगर आपको सतमाह है तो बिल्कुल आपकी चार अवस्था क्या करिए, सतमाह 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 में रख लीजिए, यानी कि चारों अवस्था में रहिए। सतमाह में चारों अवस्था। सा फार शरीयत, ता फार तरीकत, मा फार मारिफत और हा फार हकीकत ध्यान में रखिएगा। कभी कभी इसके क्रम को पूछ लेता है, ठीक है ना। चलिए, तो प्रश्न संख्या 43 का विकल्प बी सूफी साधना से इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 44 है, सूफी मत में वर्णित साधक की चार अवस्थाएं शरीयत, तरीकत, है ना, मारिफत, हकीकत का भारतीय भक्ति मार्ग का सही अनुक्रम में संगत होगा, ठीक है ना। विकल्प ये बता रहे हैं, तो इसके सीधे विकल्प आइए, आचरण, उपासना, सत्य और सिद्ध अवस्था, ठीक है ना। अब कैसे इसको दिमाग में रखें, ठीक है ना, कैसे दिमाग में रखें। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, चरण, यहाँ पे हो गया सना, सत्य, सिद्ध, ठीक है ना। अब चरण की उपासना क्या है, सत्य है, सत्य से है। अब कह रहे हैं कि चरण की उपासना सत्य से है, या चरण की उपासना सत्य से सिद्ध होती है। चरण की उपासना किससे, बोले सर सत्य से सिद्ध होती है। तो चरण की बात आ जाएगी तो आचरण हो जाएगा, उपासना हो जाएगा। तो चरण की उपासना सत्य से सिद्ध होती है, या सीधे सीधे आप कह दीजिए कि आचरण की उपासना सत्य से सिद्ध होती है। किसी के आचरण की जो उपासना होती है वो सत्य से ही सिद्ध होती है। आप कुछ भी हो, लेकिन जब सत्य आ जाता है ना, तो आपका जो आचरण व्यवहार है वो सिद्ध हो जाता है। तो आप कह दीजिएगा कि आचरण की उपासना सत्य से सिद्ध होती है। तो प्रश्न संख्या 44 का विकल्प सी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 45 है कि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है। इनमें देखिए, इस टाइप से प्रश्न तो बहुत पूछा गया है ना, खासतौर से मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है। तो मधुमालती, अभी देखिए यही प्रश्न रिपीट कर दिया गया। मधु कहाँ मिलती है, अभी आपने देखा कि मंझन में मिलती है, तो मंझन 15 की 45 ग्राम 1545 में। अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत जायसी जी की रचना है। तो इसमें पूछा गया है कि नहीं है, तो प्रश्न संख्या 45 का विकल्प ए मधुमालती इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 46 है कि मृगावती किसकी रचना है, और हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं कि मृग वन में रहता है, तो कुतुबन इज राइट आंसर, है ना। और 1503 में लिखा गया है। उस्मान 13 चित्र मान लेता है, तो 1613 में चित्रावली। मंझन में माझा में क्या मिलती है, मधु मिलती है। मधु कैसे मिलती है, 15 की 45 ग्राम मिलती है। जायसी की पद्मावत आप देख ही रहे हैं 1540 में, ठीक है। इसे ध्यान में रखिएगा, और इसकी व्याख्या भी आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 47 की जायसी कृत पद्मावत है। विकल्प कह रहे हैं कि पुराण काव्य है, विकल्प बी धर्म काव्य है, विकल्प सी रूपक काव्य है, या फिर विकल्प डी है चंपू काव्य है। तो बिल्कुल आप सही समझ गए कि जो जायसी है, जायसी की पद्मावत रूपक काव्य जे राइट आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आपने क्या देखा कि एक रूपक काव्य है, दूसरा आपने क्या देखा, समासोक्ति शैली है, तीसरा आपने क्या देखा कि एक जो है आप कह सकते हैं कि ट्रेजिडिक कृति है, और चौथा आपने देखा कि एक प्रबंध काव्य है। तो सारे चीज़ों को आप इकट्ठा कर लीजिएगा कि 1540 में लिखा गया है। और इस जायसी की पद्मावत कृति से संबंधित प्रश्न देखिए किस प्रकार से पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल जायसी और जायसी का पद्मावत बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 47 का विकल्प सी रूपक काव्य इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 48 है कि प्रेमाख्यानक का परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा। तो देखिए जहाँ पे देखिए चंदायन, सबसे पहले चंदा अगर मिल जाए तो बिल्कुल आप उसी क्रम को आंख मूंद कर मिलाइए। दो जगह मिल जाए तो दूसरे विकल्प पे फिर जाइएगा। तो बिल्कुल चंदायन की बात करते हैं तो 1379 में। मृगावती भी आपने देखा मृग वन में रहता है 1503 में। पद्मावत को आपने देखा 1540 में। मधुमालती मधु है ना माझा में मिलेगी मंजन की कितना 15 की 45 ग्राम, ध्यान में रखिएगा। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 48 का विकल्प ये इज राइट आंसर, ठीक है ना। आगे है प्रश्न संख्या 49। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक का परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है। अब शुक्ल जी ने प्रथम कवि किसे माना, विकल्प मज्जन को, विकल्प बी जायसी को, विकल्प सी मुल्ला दाऊद को, या फिर विकल्प डी कुतुबन को। तो देखिए शुक्ल जी ने सीधे माना, किसको माना कि वन में मृग रहता है। आपने देखा होगा रामचंद्र जी ने क्या किया था, वन में क्या किया था, एक मृग मारा था। तो वन फार कुतुबन, मृग फार मृगावती को किसने मारा, रामचंद्र शुक्ल ने माना है। ध्यान में रख लीजिएगा कि कुतुबन को किसने माना है ना, बिल्कुल रामचंद्र शुक्ल जी ने माना, ये ध्यान में रखिएगा। मुल्ला दाऊद की बात आ जाए
तो दे दो, चंदा दीजिए। किसके? मुल्ला को। किसके? राम के नाम पे। इन्हीं कि राम कुमार वर्मा जी ने 1379 ईस्वी में लिखी गई जो चंदायन है, मुल्ला दाऊद की रचना है, उसे प्रथम प्रेम काव्य मान लिया था। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। और गणपत चंद्रगुप्त की बात करें तो गण ने कहा था ऐसा हंसा गण हंसे। कैसे? बोले ऐसे ऐसे जैसे साथ साथ सब हंसे, 70 हंसे। तो गण हंसते हैं, गण हंसेंगे। और गण कौन? आपने देखा होगा शिव जी के पास तो गण थे, और जब एक बार नारद जी को मोह हो गया था, शादी करने का विचार आया था, तो दोनों गण जो है नारद जी का खूब उपहास करते हैं और नारद जी बाद में उनको शराब भी दे देते हैं। तो उसी क्लू को आप यहाँ पर जोड़ लीजिएगा। कौन गण? बोले गण हंसा। कैसा हंसा? बोले ऐसा हंसा जैसे 70 लोग, 70 अट्ठा हंसा, 70 हंसा, 70 हंसा, है ना। तो दिमाग में रख लीजिएगा। इन्हीं की किसकी? बोले हंसावली। ध्यान में रख लीजिएगा। हंसावली को किसने माना? गण ने माना। गण हंसा ऐसा हंसा, है ना। हंसावली असाहित की रचना है, 1370 में। इसको गणपत चंद्रगुप्त जी ने माना है। रामचंद्र का भी आपने देखा चंदा, है ना, राम के नाम पे मुल्ला दीजिए। और ईश्वर सत्य है 1000 बार, है ना। कह रहे ईश्वर एक है और ये सत्य है 1000 बार सत्य है। ईश्वर एक है, ईश्वर फार ईश्वर एक है पार 1501 में रचना है, सत्य है सतवती की और 1000 बार। तो ईश्वर एक है, ये सत्य है और 1000 बार सत्य है। यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वर प्रसाद ईश्वर दास द्वारा जो लिखी गई जो सतवती कथा है 1501 में लिखी गई है, उसे पहला प्रेमाख्यानक काव्य मानते हैं। और राम का भी आपने देखा कि राम जी ने क्या किया? वन में मृग मारा था। ठीक है ना, इसे ध्यान में रखिएगा। और वन में कै लोग थे? बोले सर 3 लोग थे, राम लक्ष्मण जानकी। राम लक्ष्मण जानकी 3 लोग थे, और तीनों लोगों ने क्या किया? वन में एक मृग किसने मारा? राम ने मारा। तो वन में कौन थे? मृग था। कितने लोग थे? 3 लोग थे, 1503 में थी। तो मृग किसने मारा? राम ने, रामचंद्र शुक्ल। दिमाग में रख लीजिएगा। निश्चित रूप से आपको याद करने में काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है ना। पुराने भाई बहन को तो रटा हुआ है, लेकिन जो हमारे नए भाई बहन और मित्र हैं उनके लिए बहुत फ़ायदा होगा अगर वो किसी चीज़ को क्लू की सहायता से याद करने का प्रयास करते हैं तो। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 50 है कि कौन सी कृति जायसी की है? आप कह रहे हैं इनमें कौन सी कृति जायसी की है? विकल्प मधुमालती तो मंजन की है 1545 में। विकल्प बी मृगावती तो मृगावती वन में कुतुबन की रचना है। विकल्प सी कन्हावत, है ना, पद्मावत अखरावत कन्हावत जायसी, बिल्कुल विकल्प सी। अनुराग बांसुरी से नूर निकलता है, नूर मोहम्मद की रचना है। तो बिल्कुल आपने सही समझा। प्रश्न संख्या 50 का विकल्प सी कन्हावत इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 51 है कि चंदायन किस कवि की रचना है? चंदा दीजिए भैया। मुल्ला को राम के नाम पर मुल्ला दाऊद की रचना है। ध्यान में रखिएगा। चंदायन 1379 में राम कुमार वर्मा जी ने इसे प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य माना है। ध्यान में रखिएगा। मंझन की भैया मधु मिलती है माझा में, मंझन की मधुमालती। कुतुबन वन में मृग रहता, मृगावती। ध्यान में रखिएगा। जायसी की पद्मावत। ठीक है ना। मतलब इस प्रश्न में कुछ है ही नहीं। और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर एक बार आप मेरे पर विश्वास करके मेरे साथ जुड़ जाते हैं तो रचनाकारों को, पात्रों को आदि को याद करने में आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी। और ये आपको याद कराने का मेरा उत्तरदायित्व है। बट आपका दायित्व क्या है? विश्वास के साथ जुड़िए, है ना। सभी क्लासों को बिल्कुल आप समय निकाल करके देखिए। 1 बार 2 बार 3 बार देखेंगे, निश्चित रूप से रट लिया जाएगा। और फिर आप जैसे पढ़ेंगे तो आपके कुल दिमाग में नाचता रहेगा, है ना। नूर है, अनुराग बांसुरी से नूर निकलता है, ये कायक नूर, है ना। किसी को देखेंगे कायक क्या हो जाएगा, नूर को देखोगे हकाबक हो जाओगे, है ना। बताया था ना, इंद्रावती नूर है। तो नूर की रचना सारी याद हो जाएगी। मंझन में मधु मिलती है 15 की 45, ये याद हो जाएगा सब। और सारी रचनाओं को अगर विस्तृत रूप से पढ़ना है तो चैनल की प्लेलिस्ट को ओपन करिए और जा करके वहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। फिलहाल चंदायन की बात यहाँ पे की जा रही है, तो मलिक मोहम्मद बिल्कुल आपने सही समझा। मुल्ला दाऊद, विकल्प डी मुल्ला दाऊद इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 52 है कि अनुराग बांसुरी। अब अनुराग बांसुरी किसकी रचना है ना। बांसुरी से क्या निकलता है? नूर निकलता है। नूर मोहम्मद की रचना है। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। और कहीं आपको जाने की आवश्यकता ही नहीं है, डायरेक्ट आप विकल्प पर पहुँच गए। ठीक है, चलिए आगे है प्रश्न संख्या 53 कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ मिलाना है। अब देखिए मिलाइए आप। बिल्कुल हंसावली, हंसा, है ना। बिल्कुल कैसे हंसा? बोले ऐसे हंसा जैसे गण हंसा। तो दिमाग में रखिएगा, हंसा असाहित की रचना है। चंदा दीजिए भैया, किसके? बोले मुल्ला के, राम के नाम में मुल्ला को चंदा दीजिए। सत्य है, ईश्वर एक है, सत्यवती ईश्वर दास की है। मृग वन में रहता है, कुतुबन की रचना है। तो इस विकल्प के हिसाब से आप मिलाइए।
है ना, एक का तीसरा और 2 का चौथा, तो जहाँ पर 1 का तीसरा दूसरे का चौथा मिल जाए उस विकल्प को पकड़ लीजिए। तो बिल्कुल आपने देखा कोड ए इज राइट आंसर है। तो इस तरह से अगर आप तैयारी करेंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इसका व्याख्या भी आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 54 है कि सूफी काव्य का उद्देश्य है, यानी कि सूफी काव्य का उद्देश्य क्या था। विकल्प ए बता रहे हैं कि प्रेम का निरूपण करना, विकल्प बी काव्य शास्त्र का निरूपण करना, विकल्प सी इस्लाम धर्म का प्रचार, या विकल्प डी है राष्ट्रीय चेतना। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, विकल्प ए प्रेम निरूपण इज राइट आंसर, है ना। सूफी काव्य का जो उद्देश्य था वो काव्य निरूपण, राष्ट्रीय चेतना, इस्लाम धर्म का प्रचार वगैरह नहीं था, बल्कि विकल्प ये प्रेम निरूपण इज राइट आंसर। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 54 कि प्रेम चिनगारी किसकी रचना है। अब देखिए प्रेम चिनगारी किसकी रचना है, तो बिल्कुल ए शेख निसार, बी शेख नबी, सी इब्न निसाती और डी है नजब अली। तो देखिए इनमें से अगर बात करें तो चारों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है, बल्कि प्रेम चिनगारी किसकी है, अली शाह की है। अली शाह, है ना। अली माने सखी होता है, अली माने भ्रमर होता है। दिमाग में रखिएगा कि प्रेम की चिनगारी किसके अंदर सुलग रही है, बोले अली के अंदर, अली माने सखी के अंदर प्रेम की चिनगारी पनप रही है, सुलग रही है, जल रही है, या प्रेम उत्पन्न हो रहा है। तो अली को जोड़िएगा, अली शाह बस दिमाग में बैठ जाएगा। प्रेम की चिनगारी अली में, अली माने सखी में। ठीक है, तो प्रश्न संख्या आपने 55 का अगर देखा जाएगा तो इसमें से कोई विकल्प सही नहीं है। प्रेम चिनगारी अली शाह की रचना है, ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 56 है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सम्मिलित करना है। फिर देखिए आप रचना देख रहे हैं और उनसे संबंधित कवि देख रहे हैं। मृग कहाँ पे, बोले भैया वन में है, तो कुदबन की रचना है। मधु कहाँ मिलेगी, मंझन में मिलेगी, तो मंझन की है। चंदा मुल्ला देता है राम के नाम पर। अखरावट पद्मावत अखरावट, है ना। आखिरी कलाम कन्हावत आदि सब जायसी की रचना है। तो इसके हिसाब से देखेंगे तो प्रश्न संख्या, है ना, 56 का ए का चौथा विकल्प है और बी का 5वां है। तो जहाँ पे चौथा 5वां मिल जाए बस उसी को पकड़ लीजिएगा, आपका विकल्प सही हो जाएगा। कोड संख्या देख रहे हैं ना, तो विकल्प सी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 57 है कि जायसी ने अपनी किस काव्य कृति में कयामत का वर्णन किया है। और कयामत वर्णन हमने बताया था, कयामत आखिरी में ही आता है, दिमाग में रखिएगा। विकल्प मसलनामा, अखरावट, आखिरी कलाम, या फिर विकल्प डी कहरनामा। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं भैया, कयामत तो आखिरी दिनों में आती है, तो बिल्कुल जायसी ने कयामत का वर्णन, विकल्प सी कयामत इज राइट आंसर, आखिरी कलाम इज राइट आंसर। आखिरी कलाम में जो है इन्होंने कयामत का वर्णन किया है और ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 58 है, हुज्जेबरी के अनुसार फना का अर्थ है। अब फना का अर्थ क्या है कि जीवात्मा के शरीर का नाश, विकल्प बी जीवात्मा का परमात्मा में विलय, विकल्प सी है किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना। ठीक है ना, बिल्कुल समझ लिए कि क्या हो गया, हुज्जेबरी का मतलब हो गया किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना इज राइट आंसर। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 59 है कि सुजान कुमार किस सूफी प्रेम कथानक के नायक हैं। कहने का आशय है कि जो सुजान कुमार हैं किसी एक प्रेम कथानक के नायक हैं और किसके नायक हैं इसे देखना है। विकल्प भी बता रहे हैं मधुमालती के नायक हैं, विकल्प भी बता रहे हैं चित्रावली के नायक हैं, विकल्प से इंद्रावती, या विकल्प डी है हंस जवाहिर। तो देखिए मधुमालती की बात करते हैं तो मधुमालती, मधु है ना, मालती और मनोहर इसमें प्रेम का है, और मधु मंझने मिलती है, मंझन की रचना है 1500 है ना 45 की है, 15 में 45 ग्राम। चित्रावली की बात करें, चित्रावली उसका चित्र मान लेते हैं, 13 चित्र मान लिया, 1613 में लिखा गया है। उस्मान की रचना है और इसी चित्रावली में सुजान कुमार का वर्णन किया गया, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 59 का आपने बिल्कुल विकल्प बी चित्रावली इज राइट आंसर। इंद्रावती की बात करें तो बिल्कुल इंद्रावती नूर है और मोहम्मद की रचना है। हंस जवाहिर की बात करें तो इसमें हंस और जवाहिर दोनों प्रेमी और प्रेमिका हैं, यानी कि राजा और रानी है, इनके प्रेम का वर्णन किया गया है, कासिम शाह की रचना है, इसे ध्यान में आप रखिएगा। ठीक है, चलिए तो प्रश्न संख्या 59 का बिल्कुल विकल्प बी चित्रावली इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 60 है कि रचना काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा। तो विकल्प बी पे आप जाइएगा, जहाँ पे देखिएगा चंदायन है ना 1379, मृगावती 1503, चित्रावली 1613 में। मृगावती की बात करते हैं ना, यहाँ पे देखिए मिस्टेकिंग हो गया है ना, एक विकल्प हुआ, चंदन यहाँ पे है, चंदायन बिल्कुल 1379, मृगावती
बिल्कुल आप बात करेंगे मृगावती की तो आपने देखा था मृगवन में है 1501, मधु 1545, चित्रावली 1613 में। तो बिल्कुल आपने सही समझा। प्रश्न संख्या 60 का विकल्प बी चंदायन, मृगावती, मधुमालती, चित्रावली इज राइट आंसर। चंदायन 1379 में, मृगावती 1503 में, मधुमावती 1545 में और चित्र 13 मान लिया उस्मान ठीक है 1613 में। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 61 है कि इनमें से सूफी काव्यधारा के कवि कौन सा नहीं है। कहने का आशा है इनमें एक कवि ऐसे हैं जो कि सूफी काव्यधारा से संबंधित नहीं है। विकल्प ए मुल्ला दाऊद, विकल्प बी जायसी, विकल्प सी नाभादास या फिर विकल्प डी है कुतुबन। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 61 का विकल्प सी नाभादास इज राइट आंसर। नाभादास जी की बात करें तो बिल्कुल आप जाएंगे सगुण में किस शाखा के अंतर्गत कवि माने जाते हैं। इनकी दो बड़ी बेहतरीन रचनाएं हैं, भक्तमाल और अष्टयाम। ठीक है, चलिए तो प्रश्न संख्या 61 का विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 62 है कि हिंदू मग पर पावना राख्यों का जो बहुत हिंदी भाखो, यह उक्ति रचना और रचनाकार से संबंधित है। विकल्प ए नूर मोहम्मद की इंद्रावती, विकल्प बी उस्मान की चित्रावली, विकल्प सी है नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी। तो बिल्कुल आपने सही समझा कि नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी है और नूर निकलता है किससे, बोले अनुराग की बांसुरी से नूर निकलता है। अब अनुराग की बांसुरी से नूर निकलने लगा तो तमाम प्रकार के जो मुस्लिम कवि थे उन्होंने इनको उलाहना देना शुरू किया। ये दिमाग में रखिएगा और अभी इसके पहले आपने प्रश्न पढ़कर देखा है, ठीक है ना। और कासिम का हंस जवाहर है, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 62 का विकल्प सी नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 63 है कि पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है। अब यानी कि पद्मावत में जो अनुच्छेद है उसको किस नाम से जाना जाता है। विकल्प ए सर्ग, विकल्प बी कांड, विकल्प सी खंड और विकल्प डी है अंक। तो बिल्कुल बात करें पद्मावत में तो खंड है ना, 57 खंड है, ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। और प्रिय रस की बात करते हैं, बात करते हैं अलंकार का तो उत्प्रेक्षा अलंकार है, समासोक्ति शैली है, एक ट्रेजिडी कृति है, प्रबंध काव्य है और समासोक्ति शैली तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप दिमाग में सारी चीज़ों को बैठा लीजिएगा। नायक नायिका की बात आती है तो राजा रत्नसेन है ना और सिंघलदेव की राजकुमारी पद्मावती हैं जिन, है ना। और इसका कह लें पूर्व भाग काल्पनिक है और उत्तर भाग जो है वो ऐतिहासिक है, इसे ध्यान में रखिएगा। इसे एक रूपक काव्य भी माना जाता है। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 63 का विकल्प सी खंड काव्य इज राइट आंसर, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं अनुच्छेद को खंड कहा गया है, खंड, ठीक। चलिए प्रश्न संख्या 64 है कि प्रेमाख्यानक का परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है। अब सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है तो तसव्वुफ दिमाग रखिएगा, तसव्वुफ, ठीक। 64 का विकल्प ए इज राइट आंसर। अन्य विकल्पों को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रश्न संख्या 65 है कि सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा जाता था। तो देखिए जो सूफी प्रेमाख्यानक काव्य है इस परंपरा में आराध्य की बात करते हैं तो उसको प्रेमिका के रूप में देखते हैं। बस हम लोग केवल विकल्प पे ही जाएंगे यहाँ पर, है ना। तो सूफी जो काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः प्रेमिका के रूप में देखा जाता है। प्रश्न संख्या 65 का विकल्प डी प्रेमिका के रूप में इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 66 है कि किस कवि की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक हुई है। इनमें से कवि ऐसे हैं जिनमें भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सबसे ज्यादा हुई है। विकल्प एक मलिक मोहम्मद जायसी, विकल्प बी तुलसीदास, विकल्प सी अग्रदास या विकल्प डी माखनलाल चतुर्वेदी। तो आपने बिल्कुल समझा प्रेमाख्यानक सबसे ज्यादा, विकल्प ए मलिक मोहम्मद जायसी इज राइट आंसर, ठीक है ना। तो 66 का विकल्प ए सही होगा। प्रश्न संख्या 67 है कि अवधि को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का प्रथम श्रेय किसे दिया जाता है। अब विकल्प ए मलिक मोहम्मद जायसी, विकल्प बी शेख नबी, विकल्प सी मुल्ला दाऊद या फिर विकल्प डी मंजन को। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि अवधि को बात करें काव्य भाषा के रूप में तो विकल्प सी मुल्ला दाऊद इज राइट आंसर। इनकी रचना 1379 ईस्वी में लिखी गई चंदायन शीर्षक से, ठीक है। चलिए तो प्रश्न संख्या 67 का विकल्प सी इज राइट आंसर। आगे है प्रश्न संख्या 68 कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है। ये प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, रचना थोड़ा सा बदल दे रहा है ना। अखरावट है, आखिरी कलाम भी इनकी है, पद्मावत भी है, लेकिन नागमती विरह वर्णन ये रचना इनकी नहीं है, बल्कि आप अगर देखेंगे तो पद्मावत का एक खंड है, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 68 का विकल्प डी नागमती विरह इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 69 है कि नूर मोहम्मद की रचना इनमें से कौन सी है। और हमने बताया था कि नूर, है ना, बिल्कुल इंद्रावती में नूर है, ध्यान में रखिएगा।
दूसरा बिल्कुल सही समझा कि इंद्रावती नूर है, इंद्रावती में नूर है। दूसरा अनुराग की बांसुरी से नूर निकलता है। तीसरा अगर नूर को देखोगे तो एकाएक हकाहक हो जाओगे, यानी कि रजतुल हकायक, रजतुल हकायक, ठीक है ना। अब हंस जवाहर की बात करते हैं तो कासिम शाह की रचना है। ज्ञानदीप की बात करते हैं तो शेख नबी की रचना है। चित्रावली की बात करते हैं तो उस्मान की रचना है। तो प्रश्न संख्या 69 का विकल्प बी इंद्रावती इज राइट आंसर। आगे है प्रश्न संख्या 70 कि पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक इनमें से कौन है। इन्हीं की पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार कर दिया था। विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल, विकल्प बी हजारी, विकल्प सी विजय देव नारायण शाह या फिर विकल्प डी है नामवर सिंह। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि जो विजय देव नारायण शाही है, प्रश्न संख्या 70 का विजय देव नारायण शाही जी ने जो है इसको मना कर दिया था कि ये सूफी काव्य नहीं है। और विजय देव नारायण शाही जी ने पद्मावत को एक अपने ढंग की अकेली ट्रेजिडिक भी कहा है। ट्रेजिडिक का मतलब होता है दुखांत घटना, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 70 का विकल्प सी विजय देव नारायण शाही इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 71 है कि कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों के प्रेम तत्व हैं, यह विचार किसका है। तो विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर। अन्य विकल्प को पढ़ने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। आगे प्रश्न संख्या 72 है कि ना नगरी काया विधकीना ले खोजा पावा तेचीना पै सुठ आगम पंथ बड़ बांका तस्मारक जस सुई का नाका। बांक चढ़ाओ 7 खंड ऊंचा, 4 बसेरे पाई पहुंचा। शुक्ल जी के अनुसार यहाँ उक्ति में प्रयुक्त 4 बसेरे से अभिप्राय है। 4 बसेरे से क्या अभिप्राय है, यानी कि जो शुक्ल जी हैं उनके अनुसार इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। अब विकल्प ये बता रहे हैं कि भैया 4 धर्मशालाएं हैं। विकल्प भी बता रहे हैं कि प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि योग के जो अंग हैं, ठीक है ना। विकल्प सी कह रहे हैं शरीयत, तगीयत, मारिफत और हकीकत। और विकल्प डी है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो देखिए ज़्यादातर हमारे भाई बहन विकल्प सी पे जाएंगे, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात की गई है तो विकल्प बी प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ठीक है ना। तो प्रधास दिमाग में रख लीजिएगा कि प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ठीक है। तो प्रश्न संख्या आपने देख लिया कि प्रश्न संख्या 72 का विकल्प बी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 73 है कि रचना काल के दृश्य निम्नलिखित सूफी रचनाओं का सही अनुक्रम होगा। अब जहाँ पे चंदा देखिए सबसे पहले उसी के पास चलिए। देखिए चंदा आपने देखा, और चंदा 2 जगह है, यहाँ पर भी है, मृगावती यहाँ भी है। चित्रावली की बात करते हैं तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, चित्रावली 1613 में है। और अनुराग बांसुरी जो कि नूर मोहम्मद की है, ये 1764 में लिखी गई है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो प्रश्न संख्या 73 का विकल्प डी इज राइट आंसर। चंदायन 1379। मृगावती की बात करें तो मृग वन में रहता है ना, 1503। चित्रावली 1613 और अनुराग बांसुरी की बात करते हैं 1764, ठीक है। प्रश्न संख्या 74 है कि सूफी काव्यधारा के पहले कवि हैं, यानी कि जो सूफी काव्यधारा है उसके पहले कवि कौन है। विकल्प बता रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी, विकल्प बी मुल्ला दाऊद, विकल्प सी कुतुबन या फिर विकल्प डी मज्जन। तो देखिए अगर इन विकल्पों के हिसाब से देखा जाए तो विकल्प बी मुल्ला दाऊद इज राइट आंसर, है ना। इनकी चंदायन रचना 1379 में लिखी गई है। जायसी का पद्मावत 1540 में, कुतुबन का मृगावती 1503, मंझन की मधुमालती 1545, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 75 है कि जायसी किस परंपरा के कवि थे। विकल्प बता रहे हैं प्रेमाख्यानक परंपरा, विकल्प बी रीत का परंपरा, विकल्प सी खगुड़ या विकल्प डी नाथ परंपरा। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि जायसी विकल्प प्रेमाख्यानक परंपरा इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 76 है कि मधुमालती किसकी रचना है। अब बात करें मधु की तो मधु कहाँ मिलती, बोले सर मंझन में मिलती है। कैसे मिलती है, 15 का 45 ग्राम मिलती है, ठीक है ना। तो मंझन इज राइट आंसर। मधु मंझन में मिलेगी, मधुमन। कुतुबन वन में कौन रहता, मृग फार मृगावती 1503 में। जायसे की पद्मावत 1540 में। मुल्ला दाऊद चंदा दीदी चंदायन इनकी रचना है 1379 में, ठीक है। इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 76 का विकल्प बी मंझन इज राइट आंसर। तो इस प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों को आसानी से याद कर सकते हैं और ट्रिक की सहायता से इसे हमेशा के लिए अस्थायी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम इसी तरह से कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।